MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज दर्शकों, आपको हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में जो आतंकवादी घटना हुई है उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट देखनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस घटना का भी सिर्फ एक आतंकी मुल्क है जिससे कनेक्शन निकलना था, वो है पाकिस्तानी। और आज दर्शकों, ऑस्ट्रेलिया का ये अखबार है, उन्होंने लिखा यू बास्टर्ड। ये बाकायदा आतंकियों को, पाकिस्तानियों को कहा गया है। इसलिए दर्शकों, हम बता रहे हैं आपको कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे आतंकवाद के खिलाफ अब बिगुल फूंका जा रहा है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा। लेकिन पहली तस्वीर दिखाइए। ये आतंकी हमला कोई भूला नहीं है, देख रहे हैं आप, फुल फ्रेम दिखाइए। ये आतंकी है जिनका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। लोगों को गोलियों से भून दिया था इन लोगों ने। Get down, get down. Boys, get down. Oh my God. Stay. You're okay, stay. देखा दर्शकों आपने, एक दो नहीं, सिर्फ बंदूक उठाई और फायरिंग करने लगे। लेकिन इन लोगों का सच आज पाकिस्तान पहचान गया है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया में ये आतंकी हमला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री ने भी बात कबूली है कि ये आतंकी पाकिस्तानी हैं। आपको सुनवाता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पाकिस्तान को लेकर क्या दावा कर रहे हैं, सुनवाइए जरा। The father arrived in 1998 on a student visa, transferred in 2001 to a partner visa, and after each trip overseas since then has been on resident return visas, which has occurred 3 times. दर्शकों, अब मैं जो तस्वीर आपको बता रहा हूं, ये आज ऑस्ट्रेलिया के अखबार का फ्रंट पेज है। आप देखिए इसे। आप कहेंगे कि ऐसा क्या लिख दिया इसमें लिखा है यू बास्टर्ड, सीधे सीधे लिखा है। लेकिन आप सोचिए, इसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा, जिगरा चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों? वो लोग बंदूक उठाकर आपका धर्म पूछकर मार रहे हैं। आप हिंदू हैं, यहूदी हैं, ये पूछकर मार रहे हैं, तो क्या ये लिखने में कोई गुरेज है क्या? फुल फ्रेम दिखाइए। आज ऑस्ट्रेलिया के अखबार का फ्रंट पेज में आपको दिखा रहा हूं और ये आतंकियों के लिए लिखा है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ऑस्ट्रेलिया ने ये बात क्यों लिखी है, उसका सबूत देता हूं मैं। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी परस्त कट्टरपंथी हैं और जब हमला हुआ लोग मर गए। ये लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। I'm smiling. I'm smiling and I'm happy. I'm elated. It's a day of courage. It's a day of happiness. It's a day of pride. It's a day of victory. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Occupation is the crime. Occupation is the crime. Free, free Palestine. Free, free Palestine. सोचिए दर्शकों, आप इन लोगों की सोच क्या है। लोग मर रहे हैं और ये लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी पहुंच गए लोग आतंकियों का समर्थन करने। ये हमास समर्थित भीड़ है।
दर्शकों आप, इन लोगों की मानसिकता क्या है? ये लोग एक तो आम नागरिकों को मार रहे हैं, निहत्तों को मार रहे हैं और फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, फिलिस्तीन के समर्थन में अभी भी बवाल कम नहीं हुआ है। स्मोक बम छोड़ दिया और मौत पर ये लोग नाच रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमने जिहाद किया है। ये देखिए जरा, सुनवाइए जरा वहां क्या हो रहा है। जो कहते थे आतंक का मजहब नहीं, उन्हें जवाब मिल गया। अब आतंक का मजहब भी है, देश भी है, नाम है पाकिस्तान। पहलगाम के आतंकी जिस फैक्ट्री से निकले, ऑस्ट्रेलिया अटैक की ट्रेनिंग भी उसी फैक्ट्री में हुई, तो मुसलमानों के खिलाफ महिलाओं ने बंदूक उठा ली। Problem, it's all the Muslims that are fulfilling the jihad, and they will not rest until every Christian, Jew, and Hindu are dead. Rhode Island and Australia have some of the strictest gun laws that I've ever seen. पाकिस्तानी जिहादियों पर सवाल क्यों ना उठे? मुल्ला मुनीर ने ऐसी ट्रेनिंग ही दी। लाशों पर जश्न मनाते पाकिस्तान परस्तों का चेहरा दुनिया के सामने है। I'm smiling. I'm smiling and I'm happy. I'm elated. It's a day of courage. It's a day of happiness. It's a day of pride. It's a day of victory. जैसे मुंबई में कसाब को इंडियन बताने की साजिश रची गई, जैसे पहलगाम में बेगुनाह हिंदुओं का खून बहाया, यहूदियों के खिलाफ वैसे ही गलती कर मुनीर ऐसा फंसे कि पाकिस्तान का मिटना तय है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, अब ऑपरेशन मुनीर होगा। मुल्ला मरेगा, पाकिस्तान मिटेगा, तभी इस दुनिया से आतंक का खात्मा हो सकता है। अब ये बात पूरी दुनिया बोल रही है। आज दर्शकों मैं आपको बताऊंगा पूरी दुनिया में कैसे कोहराम मचा हुआ है और दुनिया क्या सोच रही है। लेकिन पहले बताता हूं ऑस्ट्रेलिया में इसे लेकर कितनी चर्चा है। जिन्हें लगता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, उन्हें ऑस्ट्रेलिया अटैक के पीछे का सच समझना चाहिए। दर्शकों, समझना चाहिए, क्योंकि आतंक का मजहब और आतंक का देश दोनों सामने हैं आपके। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आ गई। रिपोर्ट में दावा किया कि आतंकी साजिद पाकिस्तान मूल का रहने वाला है। आतंकी साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था और तभी से वहां पर आतंकी साजिश की प्लानिंग पर काम कर रहा था। आप सोचिए, आईसिस और पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी संगठन ने साजिद को ट्रेनिंग दी। दर्शकों, ऑस्ट्रेलिया में रहकर वहीं की महिला से शादी कर वीजा बदला, फिर बेटे नवीद अकरम को आतंकी ट्रेनिंग के लिए कट्टरपंथी सोच के चलते उसने आगे बढ़ाया। पढ़ाने लगा वो कट्टरपंथी विचारधारा। खबर है कि बेटे नवीद को उसने इस्लामाबाद में पढ़ाई के लिए भेजा था। इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी में नवीद के ग्रेजुएशन करने की खबरें सामने आई और इसी दौरान नवीद का पिता था साजिद और नवीद दोनों, आईसिस ने आतंकी ट्रेनिंग उन दोनों को दी। दर्शकों, नवीद अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी के टारगेट पर आ गया था, क्योंकि तब वो सबूत के अभाव में पकड़े जाने की वजह से बच गया था और तभी से दर्शकों आतंकी बाप बेटे यहूदियों पर हमले की तैयारी में लग गए थे। और फिर क्या हुआ, ये दुनिया के सामने है। दर्शकों, यहूदियों को चुन चुन कर मारा गया, लेकिन ये शुरुआत है। दर्शकों, यहूदियों को चुन चुन कर मारा गया है और नेतन्याहू ने कह दिया है कि इसका बदला लिया जाएगा। और क्या कहा है उन्होंने, सुनवाता हूं आपको। It may take time, but Israel will ultimately reach these terrorists. No one should doubt Israel's resolve to defend its citizens. If that is not clear today, it will become even clearer in the future. Israel will do whatever it has to do to protect our state and to protect our people. Israel's policy is clear, and our message to the terrorists is also clear. You can run,
You can hide, but in the end, Israel will get you. अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, यहूदियों को चुन चुन कर मारा गया है और उसकी तस्वीर आज सामने आई है। एक शख्स ने आखिरी कॉल लगाया अपनी मां को। सुनवाइए जरा, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट है और शख्स फोन पर बात कर रहा है। सुनिए। कोई अपनी माता और पिता को याद कर रहा है तो कोई जमीन पर लेट गया। खौफ का मंजर उस दौरान क्या था दिखाता हूं मैं आपको। Там же полицейский. Вон полицейский. अब दर्शकों इतना ज्यादा कट्टरपंथ हावी हो गया कि महिलाओं ने हथियार उठा लिए। यानी अब जंग मुस्लिम वर्सेस ऑल की हो गई है। ये महिला क्या कह रही है पहले आप सुनिए, फिर बताऊंगा 10 बड़े खुलासे। This is an AR-15, and it takes a person to take it apart, put it back together, brackets, and pull the trigger. But these are not the problem. It's all the Muslims that are fulfilling the jihad, and they will not rest until every Christian, Jew, and Hindu are dead. Rhode Island and Australia have some of the strictest gun laws that I've ever seen. These criminals don't care about your stupid gun laws and gun-free zones. But for you, this is your life. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का खुलासा हो गया है और आतंक का मजहब होता है ये आपने देख लिया, लेकिन इसके 10 बड़े खुलासे आपको हैरान कर देंगे। आइए आपको बताता हूं मैं कैसे खुलासे हो रहे हैं। आतंकी साजिद अकरम पाकिस्तान का रहने वाला था। दर्शकों 1998 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया था, इसे एडजस्ट करिए, और आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान बेस्ड आतंकी कैंप में उसने ट्रेनिंग ली। दर्शकों आतंकी ने इस्लामाबाद के हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। हमलावर की कार में आईईडी और इस्लामिक स्टेट का झंडा भी मिला। आतंकी नवीद अकरम ने कुरान और अरबी भाषा की पढ़ाई की। दर्शकों आतंकियों का पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से भी संबंध होने का शक है और लश्कर तैयबा ही आतंकियों की सबसे बड़ी ट्रेनिंग फैक्ट्री चलाता है। पहलगाम हमले के 9 लगातार आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर सामने आई थी। यह 9वां खुलासा है और आखिरी खुलासा। शक है कि पहलगाम और सिडनी के आतंकियों की ट्रेनिंग एक साथ हुई है, क्योंकि हमला भी वैसे ही अंजाम दिया। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं, इन लोगों ने जिस तरह की हरकत आज की है और जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, पूरा देश नहीं कई सारे विश्व के देश इकट्ठा सामने आ गए। आपको बताता हूं पाकिस्तान का आतंक कहां कहां फैल गया है। सबसे पहले भारत लगातार पाकिस्तान के आतंक से परेशान रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में भी पाकिस्तान का आतंक देखा गया है और अब तो कई सारे देश आ गए। मूव कीजिए इसे, रूस में भी ऐसी ही हरकत की जाने लगी है। ईरान इससे प्रताड़ित है, जर्मनी इससे प्रताड़ित है, फ्रांस इससे प्रताड़ित है, ब्रिटेन इससे प्रताड़ित है और इटली और बांग्लादेश भी प्रताड़ित होने लगा है और अफगानिस्तान में भी अब पाकिस्तानी आतंकी घुसने लगे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हर जगह पाकिस्तानी आतंकी पहुंच रहे हैं। दर्शकों आज मैं कुछ मिनट आपसे बात करना चाहता हूं और इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि जो आज घटना हुई है उसने देश ही नहीं दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। जब पहलगाम का अटैक हुआ था तब कई देश दुनिया का दादा बने फिर रहे थे, आपको याद है ना। तमाम बुद्धिजीवी हिंदुओं के कत्लेआम में मजहब न देखने का ज्ञान दे रहे थे। आज ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले पर उन सभी का चश्मा उतर गया है। आज आतंक का मजहब भी है, देश भी है दर्शकों, और वो देश पाकिस्तान है। इन कट्टरपंथियों का असली रंग देखना है तो इस तस्वीर को देखिए दर्शकों आप, जो बॉन्डी बीच पर हमले के बाद भी यहूदियों को चिढ़ाने के लिए यह हमला हुआ। इस हमले के बाद कई प्रदर्शनकारी आ गए जो नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इन्हें बचपन से लाशों पर नाचना सिखाया जाता है दर्शकों। और आज तो हम डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल पूछेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आप जिस पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे थे,
आज आपके सुर क्यों बदल गए हैं? आज क्यों आतंक के इस्लामिक कट्टरपंथ पर आपकी नजर गड़ गई है? आज हमने एक्सपर्ट से भी पूछा है, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। दुनिया को इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी दुनिया में एक कहर ढा रही है, खौफ ढा रही है, इंसानियत मारी जा रही है। और मैं तो कहूँगा एक बहुत अच्छी शुरुआत करी जा सकती है कि इस इस्लामिक टेररिज्म को अब पूरी दुनिया में ख़त्म करने के लिए शुरुआत पाकिस्तान से करें, क्योंकि ऐसा कोई टेररिस्ट का एक्ट है ही नहीं दुनिया में जिसके तार पाकिस्तान से ना जुड़े हों। और अगर वहाँ पर पाकिस्तान ट्रंप को सूट करता है और वो उसे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उसके सूट करता है पाकिस्तान को। भारत हमेशा से दुनिया को आगाह करता रहा है दर्शकों, पाकिस्तान वो विषैला सांप है जो अपनी धरती पर आतंक की फसल उगाता है और दुनिया के कोने कोने में जहर फैलाता है। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक और अब तो ऑस्ट्रेलिया, ये खूनी खेल इनका जारी है दर्शकों, आपको समझना होगा। और पाकिस्तान की सरजमी पर उगती आतंक की फसल, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे जहरीले पौधे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का खाद पानी भी मिलता है। ये संगठन पता है दर्शकों आपको, ये मजहबी कट्टरता की आड़ में दुनिया को दहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिन बाप बेटे ने खून की होली खेली, ये भी पाकिस्तानी मेड आतंकी फैक्ट्री का ही प्रोडक्ट है दर्शकों। आश्चर्य की बात नहीं है, ये वही लोग हैं जिनकी रगों में नस्ल का, नफरत का जहर भरा हुआ है। ये कट्टरपंथी यहूदियों के, हिंदुओं के, ईसाइयों के या हर उस शख्स के दुश्मन है दर्शकों, हर उस शख्स के जो उनके सो कॉल्ड पवित्र युद्ध के रास्ते में आता है, जिसे ये जिहाद कहते हैं दर्शकों। बचपन से इन्हें पढ़ाया जाता है और ये तो खुलेआम कह रहे हैं काफिरों का खून बहाना जन्नत का रास्ता है। सुनिए जरा, मैं मौलाना को सुनवाता हूं ये कैसा जहरीला बयान दे रहे हैं। First and foremost, that jihad is definitely part of our deen, and as Muslims we should never ever shy away from this. And yes, there may be types of jihad, but of the peak of this jihad is that which the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke about, and I'll read the hadith soon. And that is fighting in the path of Allah Azza wa Jalla. A physical fight, not the fighting of the nafs. Although your nafs is needed in order for your physical to go out in the path of Allah. सुना दर्शकों आपने, लश्कर तैयबा और जैश के ट्रेनिंग कैंप्स में ये पाकिस्तानी आतंकी फैले हुए हैं। पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक वहां युवाओं को जिहादी ट्रेनिंग दी जाती है, कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर नफरत सिखाई जाती है दर्शकों। ये पाकिस्तान की सरकार, फौज और मौलाना सब मिलकर कर रहे हैं काम। ये आतंक की फसल उगा रहे हैं, फिर निर्यात करते हैं, कभी पहलगाम में, कभी अमेरिका में, तो कभी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 9/11 से लेकर लंदन बॉम्बिंग्स तक पाकिस्तानी कनेक्शन मिलता है दर्शकों। लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी ज्ञान देते हैं, आपने भी सुना होगा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। यकीनन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, क्योंकि सनातन तो जिहाद सिखाता नहीं है, बाइबल में कहीं जिहाद का जिक्र नहीं है, यहूदियों को भी जिहाद से कोई जानिब नहीं है। तो फिर कौन सा वो मजहब है जहां पहला ही चैप्टर जिहाद का पढ़ाया जाता है दर्शकों? ये सवाल आप खुद से करिए, जवाब आपके पास ही है, ढूंढने पर आपको मिल जाएगा। लेकिन दर्शकों, आज मैं सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया की बात करना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया भर में अब टेरर बढ़ता जा रहा है, आतंक बढ़ता जा रहा है। और ये आपको गंभीरता से देखना चाहिए कि पूरे विश्व में ये टेरर डेंजर कैसे बन गया है। और इसके लिए अब ऑस्ट्रेलिया में आज कैसा प्रदर्शन हुआ ये तो देख लिया, लेकिन अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कट्टरपंथी सोच खत्म होनी चाहिए। Existential has gone too far. The people are done being pushed around by Islam. The displacement of white people and Christians at the point of existential crisis. Existential crisis. Our way and remove every scumbag. ये शख्स जो है दर्शकों, ये बता रहा है कि मुस्लिम सोच
जो कट्टरपंथी सोचे वो कितनी खतरनाक है। सुनिए जरा इसे। Muhammad here and remove every scumbag, dirty Muslim and Somali that is here. We need to protect our country, our posterity. This is Muhammad here. Muhammad has a 9-year-old wife, Aisha, and remove every scumbag, dirty Muslim and Somali that is here. We need to protect our country, our posterity. This is Muhammad here. Muhammad has a 9-year-old wife, Aisha, and remove every scumbag, dirty Muslim. अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो पिक के साथ जाएंगे। ये अमेरिका में हो रहा है दर्शकों, मैं आपको तस्वीर बता रहा हूं। ये हालत अब हो गई है, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। और कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से यह बहुत ज्यादा चलन में आ गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, न्यूयॉर्क सिटी की। इस्लामीकरण के लिए कैसे वहां पर उकसाया जा रहा है, ये आंखें खोलने वाला है। सुनिए जरा। There is no God worthy of worship except Allah, the God of Jesus, the God of Moses, the God of Abraham, and the God of the last and final prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, वहां पर महिलाओं का भी विरोध होने लगा है। ये तस्वीरें भी कुछ महीने हफ्ते से देखने को मिल रही हैं और अब ये चलन बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं वैसे वैसे लोग डर में आ गए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर सीरिया में अमेरिका के लोगों पर हमला कर दिया, 3 अमेरिकी की मौत हो गई दर्शकों। और इधर ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा यहूदियों को मारा गया। यानी सवाल ये कि आखिर ये आतंकी कब तक दुनिया को परेशान करते रहेंगे, कब तक लोगों को मौत के घाट उतारते रहेंगे। दिखाता हूं आपको। इस्लामिक कट्टरपंथ वो कैंसर है जिसकी वैक्सीन अब तक हिंदुस्तान और इजरायली लैब में तैयार हो रही थी, लेकिन सिडनी आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया इस वायरस का इलाज ढूंढने लगी। अब तक जो अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को बिरयानी खिला रहा था, वहां के लोग सुअर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिहादियों को भगाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। And remove every scumbag, dirty Muslim and Somali that is here. We need to protect our country, our posterity. This is Muhammad here. Muhammad has a 9-year-old wife, Aisha. पहलगाम में धर्म पूछकर हमला किया, सिडनी में चुन चुन कर यहूदियों को गोलियां मारी गईं और सीरिया में अमेरिकी को मौत के घाट उतारा। ये सिर्फ वर्ग और धर्म विशेष की हत्या नहीं, बल्कि इस्लामिक आतंकवाद के लिए मानवता की हत्या है, क्योंकि ये घटना दिखाती है कि कट्टरपंथ का शिकार न सिर्फ एक समुदाय बल्कि पूरी मानवता है। ऐसे में वक्त आ चुका है जब दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोकना होगा। अब दर्शकों, वायरस को रोकने के लिए कौन कौन आगे आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगा है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये तमाम आतंकी हैं। इसमें आपको ओसामा बिन लादेन से लेकर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी दिख जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में हमला करने वाला जिहादी भी दिख जाएगा। सिडनी आतंकी हमला इस्लामिक कट्टरपंथ का नया पैटर्न है दर्शकों, और इसी पैटर्न पर दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ था। आपको बताऊं, इसी पैटर्न पर पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी और अब सिडनी में आतंकियों ने यहूदियों को मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ की निंदा होने लगी है। इस बीच अमेरिका की सड़कों पर ये देख रहे हैं आप, पिक के साथ प्रदर्शन शुरू हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों का विरोध भी होने लगा है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ यूएन में अमेरिका भारत के साथ आ गया है। अमेरिका पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ है। अब ट्रंप की नींद भी खुल गई है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ मिलकर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और भारत मिलकर यूनाइटेड नेशंस से अपील कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सिस्टम के तहत आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और अल कायदा के सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये सभी वहां की फैक्ट्री से निकल के आए, जितने भी खड़े हुए हैं यहां पर, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ उनके नेटवर्क हैं। बैन के बावजूद ये दोनों संगठन अभी भी पाकिस्तान में चल रहे हैं दर्शकों, और भारत के खिलाफ आतंकी हरकतों को अंजाम देते हैं। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज कर रहा है, लेकिन आपको बताऊं कि अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया तक के आतंकवाद पहुंच गया है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको लेकर कैसे अब दुनिया में आवाज उठने लगी है। सुनिए जरा। I must say in Syria also, we had an attack in Syria, and we had 3 great patriots terminated by bad people, and not the Syrian government. It was ISIS. Syrian government fought by our side. The new president fought by our side. But I just want to pay my respects to the families. अब दर्शकों, आज मैं जो तस्वीर आपको बताने वाला हूं, आप खुद कहेंगे कि ऐसे भी लोग क्या दुनिया में होते हैं। एक 10 साल की मासूम को सिडनी में आतंकियों ने मार डाला। दर्शकों, 10 साल की मासूम, उसको तो धर्म का मतलब भी नहीं पता, लेकिन आतंकी आए, गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं दर्शकों। जब यहूदियों के लिए सभा का आयोजन किया गया, देखिए आप, यहूदियों की नृशंस हत्या के बाद उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई है। दिखाइए जरा। दर्शकों, इसमें गुस्सा भी है। गुस्सा है नेतन्याहू का, और हमास के नंबर 2 चीफ रायत को मार दिया। यानी नेतन्याहू ने यहूदियों की मौत का बदला शुरू कर लिया है, और यह बदला अब चलेगा लंबा। नेतन्याहू ने बता दिया है कि कितने ही आतंकी आएंगे जो हमास की विचारधारा के होंगे, उनको ऐसे ही ठोका जाएगा। और कैसे नेतन्याहू ने यह बदला लिया है, इसको लेकर कैसी कार्रवाई हो रही है, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं सिडनी में जो हमला हुआ है, नेतन्याहू ने अब उसका बदला लेने की कसम खा ली है। आपको बताऊं मैं, गाजा में आतंकियों के काफिले पर ड्रोन से हमला हुआ है। गाजा में इजरायली हमले में हमास का टॉप आतंकी शहीद मारा गया है। दर्शकों, इजराइल ने गाजा में एक कार को निशाना बनाकर हमला किया था। हमले में मारा गया आतंकी शहीद हमास ब्रिगेड का प्रमुख कमांडर था, जो हमास आतंकियों के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का प्रमुख था। नेतन्याहू ने हमास के साथ लश्कर आतंकियों के खिलाफ के लिए मिशन शुरू कर दिया है, और नेतन्याहू ये मिशन सिडनी आतंकी हमले के बाद और तेज कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास आतंकी के साथ लश्कर का भी खात्मा होगा। इसके लिए नेतन्याहू पहले भी आतंक के खिलाफ भारत का साथ मांग चुके हैं, लेकिन इस बार नेतन्याहू का मकसद आतंकियों का समूल नाश है, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक भी गोली चली तो गोले से जवाब देंगे। और दूसरी तरफ सिडनी हमले के बाद ट्रंप का गुस्सा भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, तो वहीं नेतन्याहू का भी बीपी बढ़ रहा है और उनके निशाने पर आ गया है हमास। हमास को सबक सिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है, और नेतन्याहू ने आतंकियों को वार्निंग दी है। सुनवाता हूं आपको। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों को भेज रहा है, निहत्थे लोगों को आतंकी मार रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी चोरी करने लगे हैं दर्शकों। और चोरी भी किसकी? S-400 की। वो भी कहां से? रूस से दर्शकों। उसकी टेक्निक, उसके डॉक्यूमेंट्स चुरा रहे थे। लेकिन कैसे मुनीर का चोर और जासूस पकड़ा गया, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए आप, रूस ने पाकिस्तान की चोरी पकड़ ली है। S-400 को लेकर जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान, लेकिन रूस में जैसे ही पहुंचे, सारी हेकड़ी निकाली पुतिन ने। और आपको बताऊं मैं, पुतिन को पता लग गया था। अब मैं आपको बताता हूं, कंगाल पाकिस्तान, ये देख रहे हैं ना आप, पुतिन ने शहबाज के जासूस को तो पकड़ा, और बेइज्जती भी इसलिए की है क्योंकि पुतिन को पता लग गया था कि पाकिस्तान जासूसी कर रहा है S-400 की। और इसके लिए कैसे पुतिन ने शहबाज को सबक सिखाया वो तो आपने देखा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद S-400 पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन गया, और इसलिए पाकिस्तानी चाहते हैं कि इसको लेकर जासूसी की जाए।
और उसी पर पाकिस्तान ने अपनी नजर गड़ा ली है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कैसे पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है और ये मुल्ला मुनीर और शहबाज भीख मांगते मांगते चोर भी बन गए हैं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। भीख मांगने वाला पाकिस्तान अब हथियारों की चोरी पर उतर आया है, और वो भी उस हथियार की चोरी दर्शकों जिसने ऑपरेशन सिंदूर में उसे धूल चटाई थी। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी ने ही किया है। आदिल रजा ने खुलासा किया कि पाक की खुफिया एजेंसी ISI S-400 डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी चुराने के लिए अपने एजेंट्स को रूस भेज चुकी थी, लेकिन रूस ने ISI एजेंट को पकड़ लिया दर्शकों, और पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई। चोरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम का ना होना। सबसे बड़ी बात यह भी है दर्शकों कि रूस में शहबाज शरीफ की बेइज्जती के पीछे यही बड़ी वजह है। बताया गया कि ISI की चोरी पकड़े जाने से राष्ट्रपति पुतिन काफी नाराज थे। यही वजह है कि वो पाक PM शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर चुके थे। आदिल ने कहा कि चीन से डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इसके अलावा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भी कई पुर्जे रूस से ही लेता है, इसलिए चीन पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दे नहीं रहा है। अब करें तो करें क्या? खुलासा तो यह भी हुआ है कि इसी को लेकर ISI ने एजेंट को रूस भेज दिया कि कुछ नहीं तो चोरी तो कर लाओ। लेकिन S-400 की जगह रूस में पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई, और इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल ने भी धमकी दी। उसने कहा कि अगर पाकिस्तानी सेना उन्हें मारने की कोशिश करेगी तो वो उन अधिकारियों के नाम का खुलासा कर देंगे जो 2 महीने से चीन में बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। और सुनिए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी क्या कह रहे हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और वो खबर देखकर आप चौंक जाएंगे। ये सोच कितनी जहरीली हो चुकी है दर्शकों। एक बिलाल नाम के लड़के ने, ये है वो बिलाल जिसने लव जिहाद के चक्कर में एक महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। दर्शकों आपको बताता हूं, ये घटना हरियाणा के, दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये देखिए। यह है बिलाल जिसने उमा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सोचिए आप, सिर तन से जुदा, ये नारे लगते थे, लेकिन बिलाल ने तो वही किया लव जिहाद के चक्कर में। आपको तस्वीर दिखाता हूं, पहली तस्वीर। ये कार्रवाई की गई है दर्शकों, पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर में बरामद कर लिया है सिर। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। जंगल में फेंक दिया था, पूरी साजिश के लिए तैयार था, और कैसे पुलिस ने इसका खुलासा किया है आपको आगे बताऊंगा दर्शकों। क्योंकि दर्शकों ये बिलाल घुमाने के बहाने लेके गया था, घुमाने के बहाने लाया, और रास्ते में इसने वारदात को अंजाम दिया और फिर लाश को जंगल में फेंक दिया। सिर अलग, धड़ अलग, देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, चौंकाने वाली बात आपने देखी क्या हुई, आपको बताता हूं पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी उत्तराखंड के खटीमा की। यहां पर तुषार नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई थी ऐसे ही, और आरोप लगा था हाशिम पर, आरिफ पर। और वैसी घटना अब हरियाणा में सामने आई, जहां लव जिहाद के चक्कर में बिलाल ने उमा का सिर तन से जुदा कर दिया। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि ये सोच कैसी है, बार बार इस तरह की वारदात को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। आपको बताता हूं मैं हरियाणा में कैसी वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस क्या एक्शन ले रही है। सिर तन से जुदा गैंग ने एक बार फिर हिंदुओं की जान ले ली है दर्शकों। उत्तराखंड में तुषार के बाद उमा का सिर काट दिया गया दर्शकों। उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। दोनों ही घटनाओं के पीछे कट्टर सोच वाली जिहादी मानसिकता है। हरियाणा में बिलाल ने हिंदू महिला का सिर काट दिया और फेंक दिया। हरियाणा में सिर कटी लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मर्डर के पीछे लव जिहाद और सिर तन से जुदा की कहानी निकली। उमा
हरियाणा की रहने वाली थी दर्शकों, और उससे पहले शादीशुदा थी। बिलाल ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ सालों तक संबंध बनाए, लेकिन इसी बीच बिलाल का निकाह तय हो गया, जिसमें उमा बाधा थी। लिहाजा बिलाल ने उमा का सिर तन से जुदा कर दिया और पूरा प्लान बनाया। बिलाल ने उमा को घुमाने के बहाने अपनी कार से वो हरियाणा ले गया। रास्ते में सीट बेल्ट से उमा का गला घूंटा और उसे मार दिया। हत्या के बाद बिलाल ने उमा की गर्दन काटी और नर्सरी में फेंक दी और धड़ दूसरी जगह पर ले गया। आप सोचिए कितना विभत्स है ये। यानी बिलाल ने ट्रैप किया, फिर मन भरने पर उमा को मौत के घाट उतार दिया। ठीक ऐसे ही दिल्ली में श्रद्धा की हत्या की थी और लाश के 36 टुकड़े कर दिए थे दर्शकों। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस ने अभी तक जांच में क्या खुलासा किया है सुनवाता हूं आपको। की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। अब दर्शकों आपको खबरों में आगे ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपने एसआईआर को लेकर अपडेट सुन लिया है? तारीख तो बढ़ गई है दर्शकों, लेकिन यूपी में 4 करोड़ नाम कट गए। आपका नाम है या कट गया, आप पता करिए। मैं आपको बताता हूं इधर क्या हो रहा है। दिखाइए जरा, यूपी में 4 करोड़, एक दो नहीं 4 करोड़ नाम कट गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, लगातार बड़ी संख्या में एसआईआर का काम चल रहा है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, और एसआईआर को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। लेकिन आज इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अगली तस्वीर बताइए। आज अखिलेश यादव ने एसआईआर का समर्थन कर दिया है, पीडीए की तारीफ कर दी है। जहां अखिलेश यादव पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव भी इसे पीडीए की जीत बताने लगे हैं। ये जीत क्यों बताने लगे आपको बताता हूं मैं। योगी आदित्यनाथ ने आज बता दिया है कि कैसे एसआईआर से कई नमूने सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उसके एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। कुछ दिन पहले तक अखिलेश यादव एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वोट चोरी के लिए वोट काटने की साजिश हो रही है, एसआईआर के नाम पर एनआरसी किया जा रहा है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है ये वोट काटने की हो रही है। जो लोग एनआरसी नहीं कर पाए सीधे वो एसआईआर के माध्यम से एनआरसी करा रहे हैं। सीएम योगी ने जैसे 4 करोड़ वोट काटने का मुद्दा उठाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं से योग्य लोगों को जोड़ने की अपील की। एसआईआर पर अखिलेश के सुर ही बदल गए, सोशल मीडिया पर पीडीए की जीत का दावा करने लगे। लेकिन सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में अखिलेश को जवाब दिया, कहा एसआईआर ने कई नमूनों की पोल खोल दी। एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। सुना दर्शकों आपने, एसआईआर को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने नमूनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए आपको बताता हूं एसआईआर पर कैसे हंगामा मचा। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया में करीब 4 करोड़ वोट कम हो गए। सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, हर बूथ पर योग्य मतदाताओं का नाम लिस्ट से जुड़वाएं और यूपी में मतदाताओं की संख्या करीब 16 करोड़ होनी चाहिए। एसआईआर के बाद मतदाता सूची में केवल 12 करोड़ नाम आए हैं। जनवरी 2025 में वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 44 लाख थी और वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ घट गई। योगी ने कहा
कम हुआ मतदाता आपका विरोधी नहीं है। इसमें 85 से 90% मतदाता बीजेपी का समर्थन करता है। चुनाव आयोग ने 14 दिन का समय बढ़ाया है। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर पात्र लोगों के नाम जुड़वाएं। योगी ने जैसे ही 4 करोड़ वोटर कम होने की बात कही, एसआईआर का विरोध करने वाले अखिलेश तुरंत एक्टिव हो गए। दर्शकों, अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। लिखा, पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में बीजेपी के लोगों का जुगाड़ नहीं बन पाया। वोटर लिस्ट में साक्ष्य के अभाव में 85 से 90% वोटर हटा दिए गए। मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर ही कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 4 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं। अगर कम मतदाता की संख्या 85% भी मान ली जाए, 3 करोड़ 40 लाख मतदाताओं के नाम हट गए। यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें। अखिलेश कहते हैं ऐसे में प्रत्येक सीट पर 84,000 मतदाता कम हो गया है। अब इन मतदाताओं को बीजेपी अपना वोटर बता रही है। जाहिर है आगामी चुनाव में बीजेपी रेस से बाहर हो जाएगी। यही पीडीए की जीत का अंक गणित है। सत्ताधारी दल को नुकसान देखकर ही चुनाव आयोग ने 2 हफ्ते का समय बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने निशाना साधा तो योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सुनवाता हूं आपको। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना। नाम जो घुसपैठी उनके कटेंगे, जिनके डबल हैं ट्रिपल हैं वो कटेंगे, लेकिन सावधान करना कि कोई सही नाम न रह जाए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम न रह जाए। कोई ये ना समझे कि हम तो 2024 में हमने वोट डाला था, हम तो थे, लेकिन आज तो दोबारा से रेस सबको बनना है। तो ये मार्गदर्शन करना बहुत आवश्यक था। समाजवादी पार्टी कल भी एसआईआर का विरोध कर रही थी, आज भी एसआईआर का विरोध कर रही है। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो उस एसआईआर की प्रक्रिया में भी समाजवादी पार्टी का पीडीए प्रहरी वो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे, निर्देश पे वोट को बचाने का काम कर रहा है, वोट को बनवाने का काम कर रहा है। पहली बात तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पूरी प्रक्रिया तो आप करा रहे हो। ये तो पूरी प्रक्रिया पे, इलेक्शन कमीशन पे एक इतना बड़ा सवाल है कि आपने 4 करोड़ वोट काट दिए। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर चले गए, लेकिन कांग्रेस कह रही है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश में हलचल है। आपको बताता हूं पीएम मोदी कहां गए हैं। दिखाइए पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन गए। 2 दिन के दौरे पर जॉर्डन पहुंचे। फुल फ्रेम दिखाइए। जॉर्डन में स्वागत किया गया है पीएम मोदी का। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अम्मान एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। ये दौरा कितना खास है दर्शकों आप समझ सकते हैं। भारत लगातार कोशिश कर रहा है और इधर प्रवासी भारतीयों ने आज पीएम का इसलिए स्वागत भी किया। जॉर्डन में स्वागत की तस्वीर। लेकिन दर्शकों आपको बताएं इधर पीएम मोदी को कांग्रेस ने गाली दी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहा। इसको लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा आज हुआ है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए
राज्यसभा में भी लोकसभा में 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। अब ये तो लोकसभा में हंगामा हुआ, स्थगित कर दी कार्यवाही, और इधर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने जबरदस्त हमला बोला। सुनवाइए जरा। देश से माफी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की बुनियाद है, इसको समझना चाहिए। अब दर्शकों, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उसकी वजह है ये, क्या हुआ था दिल्ली में, आप खुद सुने। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है। हाँ। आपने मोदी के लिए रावण सुना, तानाशाह, औरंगजेब, नीच आदमी जैसे शब्द भी सुने। कांग्रेस ने झूठ का सरदार जहरीला सांप तक कह दिया। मॉडर्न भस्मासुर और चौकीदार चोर है तो राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनाया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नीचता पर आ गई। नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली के दौरान मोदी के खिलाफ ऐसे नारे लगे, जिसके बाद संसद में आज जमकर हंगामा हुआ। उसे कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। बीजेपी ने लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। राज्यसभा में मोर्चा संभाला खुद जेपी नड्डा ने। कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। तो सवाल ये कि आखिर कांग्रेस ऐसे नारे क्यों लगा रही है? क्या कांग्रेस ऐसे नारे से कोई सियासी संकेत देना चाहती है? पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। अब दर्शकों, जबरदस्त हंगामा हो रहा है क्योंकि पीएम मोदी को जैसे ही गाली दी, बीजेपी हमलावर हो गई है। आपको दिखाते हैं आज क्या हुआ। कांग्रेस की सियासत बैकफायर कर गई है। कांग्रेस मोदी को लगातार निशाना बनाती रही। दर्शकों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब पीएम मोदी पर हमला करते रहे। कल दिल्ली में कांग्रेस ने एक रैली का आयोजन किया। वहां पीएम मोदी को टारगेट पर लिया गया, लेकिन उनके कार्यकर्ता और नेताओं ने सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी पर घटिया नारेबाजी की। पीएम मोदी को कब्र में जाने के नारे भी लगने लगे, जिसके बाद आज संसद में जमकर हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्यवाही इसके बाद स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में किरण रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाया। रिजिजू ने कहा, कांग्रेस की रैली में शर्मनाक घटना हुई है। प्रधानमंत्री के लिए कब्र जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। विश्व प्रसिद्ध नेता के खिलाफ गलत नारे लगे। राज्यसभा में इसी मुद्दे पर जेपी नड्डा ने बात उठाई। नड्डा ने कहा, पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है। पीएम की मौत की कामना करना बेहद शर्मनाक है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी के सख्त तेवर के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे से खुद पल्ला झाड़ लिया। आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि इस मसले को लेकर उनका कोई संबंध ही नहीं। ऐसे ऐसे बयान भी दे रहे नेता। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है। किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं? और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई। कोई बीजेपी का कोई वर्कर कहीं पर या किसी का वर्कर
कुछ भी कहा, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है और अब कांग्रेस भद्दी भद्दी गालियां देने पे उतर आई है। तो ये कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब तो कब्र उनका जनता ने खोद दिया, राजनीतिक कब्र। अब तो वो कब्र में पार्टी ही जाने वाली है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यह हंगामा हो रहा है, लेकिन इधर शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र में बीजेपी की बड़ी तैयारी है। दर्शकों आपको याद होगा, देश के मजदूरों के लिए मनरेगा एक योजना आई थी, लेकिन पीएम ने संसद में भी इसका जिक्र किया था। अब इस योजना को बदलने की तैयारी हो गई है, लेकिन क्या बदलाव किए जाएंगे, कैसे बदलाव किए जाएंगे, आइए जरा मैं आपको बताता हूं किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं मनरेगा में। आपको बताता हूं मैं, सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है दर्शकों। मनरेगा रोजगार योजना खत्म हो जाएगी, मनरेगा की जगह नई योजना आएगी। संसद सत्र में नया कानून लाने की तैयारी है, इसे शीतकालीन सत्र में सूचीबद्ध किया गया है। सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के लिए सर्कुलेट कर दिए और आपको बताएं इस योजना का नाम दिया गया है वीबीजी रामजी। इसका पूरा मतलब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। नए बिल का उद्देश्य विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करना है। मजदूरों के लिए विशेष तौर पर अहम है। 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित करने का प्लान है। नए कानून से गांव के विकास को मजबूत किया जाएगा, मजबूत ढांचा खड़ा होगा, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध कर दिया है। लेकिन आपको बताऊं मैं, मनरेगा क्या है। मनरेगा एक ग्रामीण रोजगार योजना है। मनमोहन सरकार 2005 में मनरेगा योजना लाई थी, जिसका मकसद गांव वालों को रोजगार देना था। इसमें ग्रामीणों को 100 दिन का काम मिलता था। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 125 दिन का किया जाएगा दर्शकों, और राज्यों को 6 महीने के भीतर नई योजना बनानी होगी। नए सिस्टम के तहत नई पहचान व्यवस्था भी लागू करनी होगी, जो पूरी तरह से डिजिटल और बायोमेट्रिक पर आधारित होगी। तो आप बताइए दर्शकों कि आखिर आपको ये योजना 100 दिन की रोजगार वाली चाहिए या 125 दिन की रोजगार वाली चाहिए, क्योंकि इसमें अब 125 दिन किए जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर भी देश में सियासत हो रही है। सुनवाता हूं मैं आपको कैसे सियासी हमले शुरू हो गए हैं। सनातन धर्म में हर आदमी अपने पिता का मान करता है, सम्मान करता है। राष्ट्रपिता तो इस देश के राष्ट्रपिता है, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उनका नाम उस योजना से आप हटा रहे थे जो श्रीमती सोनिया गांधी लाई थी। नाम में तो क्या रखा है, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं। दूसरा विषय ये है कि नाम से काम में ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत नामदार लोग इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े फैमिली के लोग, लेकिन एक चाय वाला ही देश को आगे लेके जा रहा है। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। जनता का पास सेवा पहुंचना, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट को ठीक तरह से लागू करने के लिए कुछ समय कुछ चीज बदलना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है और बीजेपी ने नई लंबी लकीर खींच दी है। वो लकीर है दर्शकों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन, और इधर पंकज चौधरी को यूपी की कमान दी है और इधर सरावगी साहब को बिहार की कमान मिल गई है। लेकिन सबसे पहली तस्वीर, आज नितिन नवीन को जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने बैठाया है कुर्सी पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की उन्हें कमान दी है, पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आज आए तो आज उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची और बीजेपी कार्यालय में भी जबरदस्त संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, कल ऐलान हुआ और आज पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन यह तस्वीर बहुत अहम है दर्शकों बीजेपी के लिए आने वाले सालों के लिए। क्यों अहम है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नितिन नवीन ने पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। नितिन नवीन ने मुख्यालय पहुंचकर अध्यक्ष का कामकाज संभाला है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाया। यही उनका फोटो दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस दौरान उनका पार्टी मुख्यालय में जबरदस्त स्वागत किया गया। नितिन नवीन पर फूल बरसाए गए, जय श्री राम के नारे भी लगे। बीजेपी ने 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था।
जिसके बाद जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर थे। दर्शकों, बिहार चुनाव के बाद नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई थी। कल दोपहर पार्टी ने नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया, जबकि पिछले महीने ही नितिन को बिहार में मंत्री बनाया गया था। नितिन बिहार चुनाव में बेहद एक्टिव थे। दर्शकों, ओबीसी और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन है। उनके कमिटमेंट से टॉप लीडरशिप प्रभावित थी। उनका नाम आगे बढ़ा तो संघ ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि पब्लिक कनेक्ट और संगठन पर अच्छी पकड़ है। उनके पिता संघ से आते हैं। खबर है कि पार्टी पूर्वोत्तर पर ज्यादा फोकस रखना चाहती है। नितिन की पहली चुनौती पूर्वोत्तर का पश्चिम बंगाल राज्य है, जहां पार्टी अगले साल हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है और जातीय समीकरण के हिसाब से वो पार्टी की पसंद भी है, क्योंकि ओबीसी के तौर पर पार्टी के पास नरेंद्र मोदी हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सवर्ण समाज से नितिन नबीन हो गए। नितिन नबीन मोदी और शाह के भी बेहद करीबी हैं। अमित शाह नितिन नबीन के घर पर भी जा चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, अब नितिन नबीन ने कमान संभाल ली है और बीजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 5 बार के विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है और युवा है। तो पार्टी ने एक बहुत ही ऐसा फैसला किया है कि देश के सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत संतोष का विषय है। नड्डा जी के साथ हमारा अफसोस हमेशा रहेगा कि उनको इतने साल एक पद दिया लेकिन कोई काम नहीं दिया। फिर भी नड्डा जी अब जाते जाते अपना बताना चाहिए उनको कि उनको काम कितना दिया, कितना नहीं दिया। गृह मंत्री ने रिमोट कंट्रोल कितनी बार इनके हाथ में दिया। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज इधर आरजेडी ने एक तस्वीर शेयर की है। वो आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें नीतीश कुमार, एक महिला हिजाब पहनकर आती है, हिजाब हटाते, फुल फ्रेम दिखाई है इसे। इस तस्वीर को लेकर अब चर्चा भी की जाने लगी है। दर्शकों, इस तस्वीर के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और खबर आपके लिए लेकर आए। ठंड है, शीतलहर है, प्रदूषण है, क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो उत्तर भारत के लोग पूछ रहे हैं। आपको तस्वीर बताता हूं, लेकिन उस वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। ग्रेटर नोएडा पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर 20 वाहन आपस में टकरा गए। देख रहे हैं आप, एक के बाद एक वाहनों की जबरदस्त टक्कर होती है। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं हापुड़ की। ये देख रहे हैं आप, हापुड़ में भी वाहन एक के बाद एक आए और टकरा गए। ये सब कुछ घने कोहरे, अंधाधुंध की वजह से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्या ये वाकई धुंध है या फिर कोहरे की मार है या फिर प्रदूषण है? क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हुई है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, एक के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो बता रही है कि शीतलहर आ गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो मौसम की मार भी है और तापमान और पॉल्यूशन की मार भी। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर दर्शकों जबरदस्त हादसा हुआ। कम विजिबिलिटी के चलते 20 वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी 10 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर हो गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से भी अपील की है, कोहरे के दौरान गाड़ी चलाने में अत्यधिक सावधानी बरतें। कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर स्पीड को लिमिट कर दिया गया है। हल्के वाहनों की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटे, भारी वाहनों की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। स्पीड लिमिट तोड़ने पर हल्के वाहनों पर 2000 का जुर्माना लगेगा, भारी वाहन पर 4000 का जुर्माना लगेगा। ये अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर देना। गाड़ी चलाते वक्त फॉग लैंप और हेडलाइट का सही इस्तेमाल करें। कोहरे में सबसे बड़ा भ्रम हेडलाइट को लेकर होता है दर्शकों, और घने कोहरे में येलो हेडलाइट या फॉग लैंप ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए लो बीम और फॉग लैंप का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित माना जाता है। कोहरे में सड़क की लेन मार्किंग देखकर ही आप गाड़ी चलाएं तो ठीक रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। अब आपको सुनवाते हैं आम लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मिली थी यहाँ सरस्वती मेडिकल कॉलेज के सामने एक्सीडेंट हुआ था 4-5 गाड़ियों, जिसमें कि 4-5 घायल हैं। वो हमने सरस्वती हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और बाकी गाड़ियां हैं, इनके हम वो रोड से हटाएंगे और इनको सर्विस। तो कितनी गाड़ियां होंगी दिक्कत आपका? ये 4 गाड़ियां हैं और एक बाइक है। दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं इस समय आनंद विहार से 1 किलोमीटर दूरी पर खड़ा हूँ। यहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बड़े बुजुर्ग भी बहुत परेशान है, बीमार। अब देखिए दर्शकों, लोग परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में आज एक अजीब घटना हुई।
मेसी पहुंचे हुए हैं, लियोनेल मेसी देख रहे हैं आप। रेखा गुप्ता कार्यक्रम में पहुंची, लेकिन लोगों ने AQI के नारे लगाए। सुनिए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में कोहरा हो रहा है और दिल्ली में लोगों का कहना है कि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन आपको बताता हूं मैं, दिल्ली का टॉप एंगल है दर्शकों, अशोक विहार में AQI 500 के पार चला गया है और रोहिणी में AQI 500 के पार चला गया है। जहांगीरपुरी में भी यही हाल है, AQI बढ़ गया है। वजीरपुर में AQI 500 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 493 पहुंच गया है दर्शकों, और ओखला में AQI 483 चला गया है। RK पुरम में AQI 483 है। विवेक विहार में 493 है। और आपको बताऊं मैं, दिल्ली में इस तरह के हालात बन गए हैं कि लोगों को सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा है। लेकिन अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है रतन टाटा। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने सफलता के कई सूत्र दिए हैं। रतन टाटा ने कहा, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसला लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर कभी ना डालें। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अवसरों का इंतजार करें, अवसरों का इंतजार ना करें, बल्कि अपने अवसर खुद बनाएं। रातों रात सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती। हमेशा मेहनत करें, मेहनत से सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ें, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH